सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? चेक कर लो। यस सर। बट आपकी ना आवाज में। ओके सॉरी, हो मेरे यहाँ से मूड था। ओके अब देख लो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके नाउ सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर्स। ओके, आज के लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे बोहर्स के सम लिमिटेशंस और थोड़ा सा एटॉमिक स्पेक्ट्रल्स के बारे में सीखेंगे। ओके, इमिशंस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आज हम डिटेल्स के अंदर बात करेंगे, राइट। बोहर का बेसिक मॉडल जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ये से तो याद ही होगा सभी को। तो बोहर्स ने ये किया था, कहा था, क्या था? तो बता सकता बोहर्स का मॉडल क्या था? हेलो, क्या बताया था बोहर्स ने? ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, उस ऑर्बिट्स होते, ऑर्बिट के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी में, पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उसके फिक्स एनर्जी, फिक्स मोमेंटम्स होता है। ये सब कुछ बोहर्स ने अच्छे से समझाया था, जो रुदरफोर्ड समझाने में यानी कि मिस हो गया था। रुदरफोर्ड ने ऐसा समझाया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, लेकिन वो कैसे घूम रहे होते हैं, कौन से ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, कितने डिस्टेंस से घूम रहे होते हैं, कितनी एनर्जी से, कितने मोमेंटम से, वो सब कुछ वो समझा नहीं पाया था, जो बोहर्स ने अच्छे से समझाने का ट्राई किया हुआ था। बोहर्स ने वो भी समझाया स्पेक्ट्रम्स के क्यों पर्टिकुलर अलग अलग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स में पता है ना, बाद में हमने टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, रेडियस के फॉर्मूला डिराइव किए थे लास्ट लेक्चर में। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के भी फॉर्मूला डिराइव किए थे। हमने देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ओके, इज इक्वल्स टू, याद ही होगा सभी को। ओके, बाद में एनर्जी डिलीवरी डायग्राम तो हम आज लेक्चर्स में डिटेल में सीखेंगे, आज के लेक्चर्स के अंदर। तो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। आज क्या देखेंगे हम? तो लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर की मॉडल्स के अंदर भी सम लिमिटेशंस थी। क्या थी? बोहर जो था वो खाली ऐसे एटॉम्स के लिए ही स्पेक्ट्रम थियरी समझा पाया, एटॉमिक थियरी से समझा पाया जिसके अंदर खाली एक इलेक्ट्रॉन हो। अब बोले सर हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, इसके अंदर 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन देखो, मैंने हीलियम नहीं लिखा है, हीलियम प्लस लिखा है, लिथियम नहीं है, लिथियम +2 लिखा है। समझ में आ रहा है ना +2 का मीनिंग क्या है बच्चों? यस सर। ओके, +2 का मीनिंग ये है कि लिथियम ने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए है। लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए है, राइट। बेरिलियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो जो बच्चे वो खाली एक इलेक्ट्रॉन ही है चारों के अंदर। तो वो खाली ऐसे एटॉम्स के लिए ही समझा पाया था सारी थियरी। अब कॉमन लॉजिक आपको पता है कि एटॉम्स जो है कितने टाइप्स के, अभी तक के बात करें ना, टोटल 125 समथिंग से ज्यादा एटॉम्स ढूंढ गए। तो इतने ज्यादा एटॉम्स के बारे में हम कहाँ से ढूंढेंगे उसके लिए, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ तो खाली एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पर, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के ऊपर ही टारगेट किया था बोहर्स ने। तो वो सबसे बड़ी उसकी लिमिटेशंस थी। ऑर्बिट वर टेकन सर्कुलर। अब उसने ये बोला बोहर्स ने कि जो ऑर्बिट्स होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ओके, वो क्या होती है? एलिप्टिकल शेप के अंदर होती है। ध्यान रखना ये चीज। बताया था क्या? सर्कुलर है, लेकिन निकली कैसे? एलिप्टिकल। किसके लिए खाली बात की थी? 1 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एटम्स के लिए। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इंटेंसिटी, जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है एटम्स में से, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी उसके बारे में वो एक्सप्रेशन कर नहीं सका था। न्यूक्लियस वाज टेकन एज स्टेशनरी बट इट आल्सो रोटेटेड इन इट्स एक्सिस। अब हमारे माइंड के अंदर अभी भी वही है कि न्यूक्लियस जो है एटम्स के अंदर फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस खुद भी घूम रहा होता अपने खुद के ऑर्बिट्स के अंदर। तो वो भी थियरी बोहर नहीं समझा पाया रहा था। काफी सारे उसके लिमिटेशंस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मिनिट स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रल लाइट। ओके, जो देखो काफी यहाँ जो दी रखी हुई ना, वो नेट से ढूंढी हुई काफी सारे एक्सप्लेनेशन लिमिटेशन है।
ओके, जो आपको शायद टेक्स्ट बुक में नहीं भी दी होगी। ओके, तो जस्ट खाली याद रखो, तो एटलीस्ट को एक आध दो भूल जाओ तो आप ज्यादा से ज्यादा लिख सको, इसी बेसिस पे टारगेट किया हुआ है। ओके, यहाँ क्या लिखा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन किसकी, मिनी स्ट्रक्चर। मिनी स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा बोल सकते जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझा सकता था। मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स की जो स्पेक्ट्रल लाइन, जिसको मिनी स्ट्रक्चर लाइन बोलते, उसके बारे में वो डिटेल में समझा सका नहीं। दूसरा भी था, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द जीमेंट इफेक्ट। अभी हम जीमेंट इफेक्ट के डिटेल्स में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब आज ये जो लाइट्स होती, वेव्स होते, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होते तो स्प्लिट हो जाते, वो जो इफेक्ट थी वो नहीं समझा पाया। स्टार्क इफेक्ट भी नहीं समझा पाया। स्टार्क इफेक्ट यानी कि ये जो लाइन जब पास हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब भी वो स्प्लिटिंग हो जाती है, तो वो सब कुछ समझा पा सका नहीं। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डबलेट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सम ऑफ द एटम्स लाइक द सोडियम, यानी कि सोडियम में से दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ की एनर्जी फोटॉन्स निकल रहे, वो भी समझा सका नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आपको पता है कि एक एटॉम से उसके कैरेक्टरिस्टिक, फंडामेंटल कैरेक्टर, एटॉम जो है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, एटॉम में से जो निकल रहे वेवलेंथ वो भी फंडामेंटल होनी चाहिए, यूनिक होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम मिले, तो ये भी समझा सका नहीं। ओके, काफी सारी एक्स्ट्रा भी है जो अभी मैं लिख रहा हूं, यहाँ नहीं दिए। डी ब्रोगली जैसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में वो समझा नहीं सका। क्या है वो सब कुछ हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, खाली जस्ट लिख लो। अभी मैं जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे मैं डिटेल्स में बात करूंगा, अभी करूंगा तो पूरा चैप्टर यहीं, लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगी ये पेज के अंदर ही। ये नहीं समझा सका, एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं समझा सका। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो चीज जो प्रिंसिपल हाइपोथेसिस से वो बोहर्स नहीं समझा सका। ओके, ये तो इस टॉपिक में आ ही रहा है तो मैं सिखाने वाला हूँ। ये जो हेजनबर्ग से शायद पता ही होगा आपको, पता किसी को है क्या? वो एंगुलर मोमेंटम और पोजीशंस के बारे में रिलेशन से h पाई इज इक्वल टू h/2 वाला, यस याद सर। है? तो इसमें क्या हेजनबर्ग क्या कह रहा है, आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करो ना, इसमें कहीं ना कहीं तो अनसर्टेनिटी रह ही जाएगी, हाँ कि ना? अब इसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो एटॉम्स के आसपास जो घूम रहे होते, उसका रेडियस यानी कि उसकी ऑर्बिट की पोजीशन बता दी। एक मिनट हो, उसकी पोजीशन बता दी और साथ में उसका मोमेंटम भी बता दिया था, हाँ कि ना? उसका रेडियस का फॉर्मूला याद हो तो n²h²ε0 पाई एम ई जेड स्क्वायर आएगा, और मोमेंटम m इंटू वी का फॉर्मूला डालो, v था जेड स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन समथिंग कुछ था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट n। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी यहाँ टेक्स्ट बुक में कहीं भी समझाई नहीं हुई है, ध्यान देना। ये मोमेंटम है, रेडियस है। कभी भी हेजनबर्ग ये कहता है, जो रिसेंटली जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसको हम एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं, ओके, वो एक्चुअली ऐसा कहता है कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या एटम्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, उसका मोमेंटम्स एंड उसका पोजीशन कभी चेंज, यानी कि कभी भी स्टेडी नहीं होता, वो चेंज रहता रहे। यानी कि चाहो तो मोमेंटम में यदि चेंज हो तो उसके रेडियस में चेंज होगा ही होगा। और यहाँ तो ये उसने थप्पा लगा दिया, इसकी पी की वैल्यू इतनी है और इसकी आर की वैल्यू इतनी है। फिर समझ में आया? थोड़ा मुझे लग रहा है कि टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अभी आपके डिटेल्स में नहीं होगा, शायद केमिस्ट्री में भी आ गया होगा, आई थिंक, पता हो तो आपको। यस सर। यस सर, पता है ना सभी को, ये मोमेंटम एंड पोजीशन यानी कि रेडियस। अब यहाँ यदि कोई चेंजेस हो रहा है तो पूरा का पूरा चेंजेस इसमें अप्लाई होगा। और यहाँ तो ये बंदे ने बोल दिया कि ये आर है, ये पी की वैल्यू है, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। यानी कि हेजनबर्ग अनसेंट्रिक प्रिंसिपल को भी वो समझा सका नहीं। डाउट किसी को? हेलो? नो सर।
तो हाँ, मुझे ये सारी लिमिटेशन थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, देख लो, कल रीड कर लो, याद कर लेना आईएमपी है। फर्स्ट थिंग, खाली इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स यानी कि ऐसे एटम्स के बारे में समझ सका, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स के बारे में वो समझा सका नहीं, या ऐसे भी लिख सकते, इट इज वैलिड ओनली वन फॉर, साइड में यदि 4 मार्क्स का पूछ ले, 1-2 स्टेप बढ़ा दें तो वही यही चीज को तोड़ मोड़ कर डिफरेंट फॉर्म में, यहाँ नहीं लिखना तुरंत, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, जिससे क्या होगा, टीचर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सेम ही टॉपिक को डिफरेंट वे से लिखा हुआ है, और आपके मार्क्स भी मिल जाएंगे, जो हम जनरली हमारी बीएड की एग्जाम में कर रहे होते हैं। ऐसे बीएड की एग्जाम में ऐसे एक ही टॉपिक को तोड़ मरोड़ के, टॉपिक को चेंज कर करके, स्टेटमेंट चेंज कर करके पूरे 2 से 3 पेज भरते हैं। हमें खाली एक ही लाइन याद होती थी, जब मैंने बीएड की एग्जाम दी, एक ही लाइन याद होती, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, तो क्या करते, एक ही टॉपिक, वो लाइन याद है, उसका अलग अलग मीनिंग लिख के पेज भर देते थे। तो यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हो, क्यों, अब ये चीज यहाँ क्लासेस में मत करना, बोर्ड के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ आप लिख सकते हो, इट कैन नॉट, या ही कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या लिखो यार, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आ गया, चीज एक ही है लेकिन ऐसे अलग तरीके से लिख सकते हो। ओके, कोई डाउट है किसी को, ऐसे सिंपल जीमेन इफेक्ट के बारे में, स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं समझ सका था, सोडियम के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम एटॉम से फिर भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम वेवलेंथ मिल रही, वो नहीं समझा सका, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को भी वो समझा नहीं सका था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये जो है वो भी समझा नहीं सका, यानी काफी सारे उसके लिमिटेशंस थे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिटेशन, देखो ये जब जब जो भी चीज आप यहाँ देख रहे हो ना, वो ऐसी है जो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात की। अब बोहर जो था वो पुराने वाला था, ओके, वो जो बोहर ने जो समझाया था वो सबसे पहले के फिजिक्स के अंदर था। अब जो नया मॉडर्न फिजिक्स आया उसमें काफी सारे चेंजेस हो गए, तो इसी हिसाब से बोहर अभी फेल है, बोहर की लिमिटेशंस अभी आई। जब बोहर सालों पहले की बात, तब बोहर की इस हाइपोथेसिस को, स्टेटमेंट को, थियरी को ही लोग मानते थे। ये तो मॉडर्न फिजिक्स आया तब हम इसको लिमिटेशंस के अंदर गिनने लगे, बाकी ये सबसे बेस्ट थियरी थी, सक्सेसफुल थियरी थी अमंग द कंपेयर टू अदर थियरी, राइट। देख लेते हैं आपके लिमिटेशंस, यदि क्लियर हो तो बताओ इसमें से क्या आंसर आएगा, कौन सी लिमिटेशन है इसमें से। इंटेंसिटी ऑफ द कुड नॉट एक्सप्लेन, ये भी सही है, इट इज वैलिड ओनली फॉर वन, लेकिन ये भी सही है, ऑर्बिट वर टेकन सर्कुलर, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आएगा। यस सर। ओके, Yes. दूसरा बताओ। A and B. वेरी गुड, ए एंड बी। बोथ ए एंड बी सर। ओके, बोलो क्लियर लिमिटेशंस बोर की, कि कौन स्टूडेंट है जो बोर की लिमिटेशन बता सकता, अभी याद रह गया वो, उसने टॉपिक बता सकता है, जस्ट डू इट, ट्राई करो, अलग अलग याद रहे तो जो भी बोलते रहो। चलो चालू कर दो। अरे यार अभी तो समझाई, अभी भूल गए तो क्या करोगे, कैसे होगा लर्न। दृष्टि बोलो। It is valid for one electron only, having one electron. खुश मेवाड़ा। It could not explain Zeeman effect and Stark effect. झील पंचाल। झील, Sir, हाँ बोलो लिमिटेशंस, कोई भी याद हो। Bohr's limitation. बोर्स लिमिटेशन। It could not explain the atomic radius. एटॉमिक रेडियस, ओके, थोड़ा सा अभी कोई दूसरा। नील, नील बोलो। सर हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी एक्सप्लेन न तो करिए थे।
ओके, तो काफी सारे ऐसे लिमिटेशन है जो बोर्स के अंदर थी। ओके, अब बोर्स ने समझाया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत, ये सबसे बड़ी उसकी एक प्लस पॉइंट था कि वो स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से समझा के गया। क्या हाँ, बाद में उसका जो काम था वो किसी क्रेडिट कोई और ले गया था, लेकिन एटलीस्ट जो बेस था वो बोर्स था। तो स्पेक्ट्रम काफी सारे टाइप्स का होते हैं, इमिजन स्पेक्ट्रम्स, ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स होता है। मैं आपको सारे स्पेक्ट्रम्स के लिए डिटेल्स के अंदर बात करूंगा आज। ओके, एकदम डिटेल्स के अंदर हम स्पेक्ट्रम को सीखेंगे, समझेंगे, फील करेंगे। राइट है क्या पहले साहब? एक मिनट हो, अभी भी होमवर्क नहीं मिल रहा है, मैम ऐसे बोल रहे हैं, रेगुलर होमवर्क अभी भी। और दूसरी चीज, होमवर्क भेजो तो मेरे मोबाइल में मत भेजो, क्लास के नंबर पे ही भेजना है, 9157 वाले नंबर पे। अरे आज ज કરી દે, કાલથી નહીં, આજે જ कर दे। हाँ कर दे, पेरेंट्स ने, બધા पेरेंट्स ने मैसेज कर दे। चलो, એવું લાગે ફોન कर दे બધા पेरेंट्स ने, જેટલા ના करता હોય એટલા। सर मेरे Images- पास क्लास का नंबर नहीं है। 9157146074 लिख लो, 9157। चलो, तो एमिजन स्पेक्ट्रम्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम एमिजन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, बाद में डिफरेंट। पहले स्पेक्ट्रम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में पता है सभी को? हेलो, याद करो, विबगोयर वाला याद है? लाइट पास करते थे, व्हाइट लाइट, बाद में उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ 7 कलर निकल रहे थे, और उसको यदि हम कोई कर्टेन के ऊपर रख दे, पर्दे के ऊपर, तो वहां मुझे कंटिन्यूअस कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कलर दिखाई दे रहा था, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पता है ना सभी को स्पेक्ट्रम? तो हाँ कि ना? Yes, sir. Okay. तो अब हम जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं वो इमिजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। लाइक एग्जांपल समझ लो, यहाँ गैस है, उस गैस को यदि हम गर्म कर रहे हैं, उस गैस को यदि हम गर्म करेंगे या कोई एनर्जी देंगे, डिपेंड्स ऑन यू, कि आप गर्म करो, बाहर से एनर्जी दो, अब उसमें से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा। हाँ कि ना? उस रेडिएशन को, उस वेव को यदि मैं प्रिज्म में से पास कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं, उसमें से जो डिफरेंट वो टाइप ऑफ वेव निकल रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स उसको वेव में कंफ्यूजन होते हैं, तो वेव इज नथिंग बट द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर भी मान सकते हो, लेकिन काफी बार क्या होता है, हमें दिखता नहीं है। ओके, ध्यान रखना, विजिबल हो तो ही दिखेगा, बाकी सारे तो नहीं दिख सकते। तो यदि कोई स्क्रीन के ऊपर इस सभी लाइट को आप पकड़ लो यदि, तो उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। यदि हम उसको डिटेल्स में बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम मिलेगी इसके अंदर, जिसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम यानी कि क्या, कंटिन्यूअस नहीं, उसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे। कंटिन्यूअस में क्या होगा, हर एक, जैसे मैं यहाँ से बात करूँ 5000 और यहाँ लिखूँ 6000 या 12000, तो मुझे 5001, 5002, 5003, 4, 5, 6, 7, 6000, 6001, 2, 3, 4, 5, 7, 10,000, 7000, 7000, 1, 2, 3, ऐसे हर एक वेव लेंथ की यदि फ्रीक्वेंसी के वेव मिल रहे हैं आपको, तो उसको मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलता हूँ। लेकिन बीच में डिफरेंट टाइप, जैसे 5000 मिला, 5800 मिला, या 6700 मिला, या 9000 मिला, तो अलग अलग वेव लेंथ के जब हमें वेव्स मिलते हैं, स्पेक्ट्रम मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ जो कंटिन्यूअस नहीं है, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। गॉट इट? क्लियर है कंसेप्ट? हेलो, Yes, sir. अब जब मैंने Yes. यहाँ गैस लिया, लाइक एग्जांपल फॉर मैं अभी नियॉन गैस ले रहा हूँ, तो उस नियॉन गैस में जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो जैसे नियॉन गैस है, तो मैं लाइक एग्जांपल फॉर, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बताता लेकिन रैंडमली वैल्यू बताता, नियॉन गैस था तो उसमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिला। समझ लो मैंने हीलियम गैस लिया, हीलियम गैस में से मैं चेक कर रहा हूँ, तो उसमें से जो स्पेक्ट्रम मिला वो अलग होगा। इसका रेंज समझ लो कि कुछ 4000, 4500, 6000 और 8000, ऐसा अलग अलग मिली। मीन्स व्हाट, हर एक अलग अलग गैसेस के अलग अलग स्पेसिफिक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है। नियॉन गैस है तो उसका फिक्स ही ऐसा ही मिलेगा,
हीलियम है तो उसका फिक्स है SI में, ये वैल्यू रेंडमली है लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसा फिक्स ही होगा उसकी वैल्यू ऐसा। मीन्स व्हाट, इससे ये हम पता चल सकता है कि समझ लो आपके पास गैस कौन सा है वो पता नहीं है, पता नहीं आपके पास नियॉन है, आपने क्या किया उसको गर्म किया या एनर्जी दी, एनर्जी से रेडिएशन होगा, रेडिएशन को प्रिज्म में से पास करोगे, स्क्रीन के ऊपर उसको इंसिडेंट कराओगे तो स्क्रीन के ऊपर से बाद में उसका एनालाइज करो, जो डिफरेंट कलर के हिसाब से हम स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम निकालते हैं, तब हमें समझ लो पता चला भाई ये तो नियॉन का स्पेक्ट्रम है, दैट इज पता चल जाएगा कि ये नियॉन है। यानी कि कोई भी गैस होता है ना उसके एक आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जैसे हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारा आधार कार्ड है, ओके, जैसे फिंगरप्रिंट लगा तो तुरंत आपका आधार कार्ड मिल जाएगा, सेम आधार कार्ड दूसरे का नहीं हो सकता, सेम फिंगरप्रिंट दो बंदे की कभी नहीं हो सकती। पता है किसी को कि जब बंदा कोई भी लोग मरते हैं ना तब उसकी फिंगरप्रिंट नहीं मिलती है, चेक करना हो तो ट्राई कर लेना। जब कोई बंदा जिंदा है, कोई ह्यूमन बींग जिंदा है, उसकी फिंगरप्रिंट मिल रही है, उसकी फिंगरप्रिंट दूसरे किसी के साथ मैच नहीं होगी। इसीलिए तो आज भी पुराने टाइम में क्या था, लोग अनपढ़ लोग थे वो फिंगरप्रिंट का यूज कर रहे, यानी कि समझ में अंगूठा छाप थे जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन वो अंगूठा लगाते थे साइन में। आज हम क्या कर रहे हैं, वापस वही सिचुएशन आ गई है कि नहीं, आके नहीं, अपना मोबाइल्स में साइन की जगह अपने आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं, आधार कार्ड के अंदर क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। साइन हमारे आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन तो कोई लोग कर सकता है, मैं दूसरा बंदा भी आपकी साइन कर सकता है, लेकिन थंब है वो कभी किसी का सेम नहीं हो सकता। और यदि ऐसा हो कि कोई बंदा मर गया और भूल से आपने एक समझ लाइक एग्जांपल को कोई एग्जांपल फॉर कोई है फादर है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, बेटे को नहीं दी थी, कमीना था, इसलिए अच्छे बेटे था, छोटा वाला उसको दे दी थी, बड़ा बेटा कमीना था नहीं दी। ऐसा ना हो कि वो कमीना है तो कॉमन रूल है कि मर जाएगा तुरंत फिंगरप्रिंट कर लेंगे और बाद में बेटे को बोल देंगे भाई फादर ने मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जब तक बंदा जिंदा है तब तक ही फिंगरप्रिंट मिल सकती, जैसे मरा हो तुरंत उसके हाथ में आप ट्राई करना, फिंगरप्रिंट नहीं मिलती। मीन्स व्हाट, यहाँ भी इस गैस के स्पेक्ट्रम एक स्पेसिफिक, एक यूनिक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम मिल रहे पर्टिकुलर गैसेस के। तो ऐसा बोल सकते हैं ये जो गैस है ना उसका जो स्पेक्ट्रम है उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को? हेलो, यस सर। तो ये इमिजन स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, इमिजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो अलग अलग इमिजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स के बारे में यहाँ बात की हुई है। देख लो, इमिजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, पर्टिकुलर फिक्स वेव की वेवलेंथ मिलेगी, डिस्क्रीट। देख लो, है गैस एक ही चीज है, सेम गैस में से स्पेक्ट्रम मिल रहा है, दोनों में समझ लो कि नियॉन ही है, गैस दोनों में नियॉन है, लेकिन दोनों का जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिल रहा है। कैसे? यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें खाली ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, यानी कि उसको डिस्क्रीट इमिजन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। हॉट गैस था, इसीलिए कोई बता सकता है यहाँ ब्लैक क्यों मिला? हेलो, कोई बता सकता है ये ब्लैक का रीजन क्या था? यहाँ समझ लो ये 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ, गैस गर्म है इसलिए। ये एक्चुअली क्या होगा, ये जो बीच वाले वेवलेंथ है ना वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि वो इमेज नहीं हो पाएगी। यहाँ खाली वही मिलेगी जो इमेज हो सकते हैं। कौन से इमेज हो सकते हैं? ये वेवलेंथ इमेज हो सकती है। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, भी लाइक एग्जांपल फॉर ये मैंने ऐसा बताओ कि ये जो ऑरेंज कलर है उसकी वेवलेंथ है 5000। कैसे पता चला कि यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब वो फिक्स 5000 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। तो ये इमिजन स्पेक्ट्रम है। सिमिलरली यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि वो एक स्पेसिफिक एनर्जी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि कोल्ड गैस था, जो बीच वाली एनर्जी है वो उसको रिलीज करेगा। तो आपको यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो इमेज हुआ ना यहाँ वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। देख लो, है बाकी सारा सब कुछ मिलेगा लेकिन वही नहीं मिलेगा जो यहाँ इमेज हो रहा था। हेलो, यस सर। भाई जा रहा है ना यस दिमाग सर। में?
ओके तो Yes, ये sir. था इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, अदरवाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, वही चीज जो मैंने समझाई। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हाई डेंसिटी हॉट मैटर को कोल्ड गैस में से पास करोगे तो उसमें से एक स्पेसिफिक टाइप एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सारी जो है वो आपको मिलेगी। ये सारी एनर्जी, ये अब क्या होगा, यहाँ क्या है पता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही है। यहाँ कौन सी मिली, तो 5000 मिली, 5001 भी मिली, 2 भी मिली, 3 4 5 6 7, ये खाली 6000 नहीं मिली थी, बाद में वापस 6001 2 3 4 5 6 7 मिल गई, वापस 7000 नहीं मिल रही थी। और यहाँ उल्टा, यहाँ खाली क्या मिला आपको, 6000 मिला, बाकी सारी एब्जॉर्ब हो गई, 7000 मिली, 8000 मिली। समझ में आ रहा है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशंस में कोई डाउट नहीं है ना पक्का बच्चों? No, sir. अब देखो ये No, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में अब देखो कोई बता सकता है ये जो विबग्योर मिल रहा है आपको वो कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट होता है? continuous. वेरी गुड, कंटिन्यूअस होता है। अब चेक करना तो करना, ये तो जस्ट खाली हम याद रखने के लिए लिखते हैं भाई ये वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, लेकिन एक्चुअली चेक करना तो करना ऐसा ही कुछ मिलता है एकदम। जैसे यहाँ वायोलेट है, लाइक ये वायोलेट है और ये इंडिगो है, तो वायोलेट डार्क, वायोलेट मीडियम, लाइट वायोलेट, वेरी लाइट वायोलेट, बाद में डार्क व्हाइट इंडिगो, मीडियम इंडिगो, डार्क इंडिगो, व्हाइट, मीडियम है। देख लो अलग अलग कलर है, Yes, sir. ओके। आप Yes, चेक, आप घर के अंदर कलर कर रहे होगे ना, तो जब आपको कलर्स के लिए सिलेक्शन होता है ना, तो आपको नंबर्स देते हैं, शायद किसी ने किया हो तो पता होगा। वो नंबर से मशीन आता है, मशीन के अंदर वो नंबर्स डालते हैं ना, तब वही कलर निकलता है। पहले के टाइम में तो क्या Yes, था, sir. गए दुकान पे बोल दिया रेड कलर दे दो या एकदम व्हाइट डार्क रेड दे दो, व्हाइट, वो हम शब्दों से जानते थे। अब ये जो नंबर्स है ना, वो क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर पहचान है। जैसे यहाँ एग्जिट में डार्क लाइन करूँ था, तो इस लाइन के ऊपर जो भी कलर आ रहा है उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, तो उसके एक नंबर दे दिया 1200। अब जब आपको कलर लेने जाना है तो आप क्या करोगे भाई, 1200 नंबर वाला कलर दो। ग्रीन इतने सारे हैं, लेकिन उस ग्रीन के अंदर कौन सा शेडो वाला ग्रीन चाहिए, ये 1100 है, 1150 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। अब यदि वो कंटिन्यूअस ऐसे मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो इसको कंटिन्यूअस। एब्जॉर्प्शन, इसमें से छोटे छोटे कोई बीच बीच में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी कि बीच बीच में कोई नहीं मिल रहे, उसको एब्जॉर्प्शन। और बीच बीच में जो खाली है वही मिल रहे, बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इमिशंस। ओके, स्पेक्ट्रम में फील हुआ सभी को? Yes, sir. Yes. पक्का? चलो अब हम डिटेल्स में बात करते हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सीरीज। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्साइट हो जाता है, जैसे लाइक एग्जांपल फॉर ये न्यूक्लियस है, एटॉम्स का फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स था, बाहर से मैंने एनर्जी दी, एक्साइट हो गया, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा, एनर्जी हम कंटिन्यूस तो दे नहीं सकेंगे, हाँ कि ना? जैसे हमने एनर्जी छोड़ दी, तब उस बंदे के पास जो एनर्जी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे एनर्जी कम। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि यदि उस इनफ एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के लिए चाहिए, लाइक 5000 चाहिए, आपने एनर्जी दी खाली 4000 जितनी, तो वो 4000 पे शायद यहाँ आ भी जाएगा इन केस, तो भी वो यहाँ टिक नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा, तुरंत वापिस वो 3000 वाली ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा और 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का फोटोन क्या कर देगा, वो इमिट कर देगा, वापिस वो स्टेबल बन जाएगा। यानी कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है और रिटर्न ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट यानी कि उसका खुद का ऑर्बिट है, जो इस ऑर्बिट के अंदर उसकी खुद की जो एक्चुअल एनर्जी है, वो एनर्जी वाला ऑर्बिट, जब वो ऐसा हो रहा है तब उसके अंदर से इमिशंस हो रहा है एनर्जी का। ओके, उसके अंदर से क्या हो रहा है, इमिशन का। कितनी एनर्जी जो पहले एब्जॉर्ब की थी, मैंने क्या किया था एक्चुअली, कोई बता सकता है? यहाँ इसके अंदर 3000 एंगस्ट्रॉम था, उसके अंदर 5000, मैंने खाली 1000 एंगस्ट्रॉम दिया, सॉरी 2000 एंगस्ट्रॉम दिया, तो वो वापस यहाँ आ जाएगा 5000 पे। अब जैसे वो 5000 पे वापस आएगा रिटर्न, तो वो क्या करेगा, वापस वो जैसे आपने दिया था, इसलिए एक्साइटेड में यहाँ चला गया, दिया था एक्साइटेड में चला गया सेकंड ऑर्बिट में,
जैसे आप यहाँ से हटा दोगे तो वो बाद में वापस उसकी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसके पास 300 जूल एनर्जी है, एक्चुअली थी 500, चाहिए खाली इतनी, कितनी 300 इस स्टेज में रहने की, इस ऑर्बिट में रहने के लिए। तो उसकी जो ज्यादा एनर्जी है, बाकी की एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको इमिस कर देंगे। कोई डाउट इसमें स्टेटमेंट में? No, sir. ओके, इस एनर्जी गिवन बाय द एटम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। और ये जो एनर्जी है वो क्या, कैसे पता चलते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रही होती है। ओके, कैसे? तब देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉन से लेवल 1 से लेवल 2 में आया या 2 से 1 में आएगा। ओके, तो एटम्स गोस टू स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। जब वो लोअर एनर्जी के स्टेट में जा रहा है, सेकंड में से फर्स्ट में जा रहा है, तो मतलब फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा है, सेकंड की खाली 300 है। फर्स्ट में से जब सेकंड में जाएगा, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट में जाएगा, तो ये पे 200 उतना फोटोन को इमिस करेगा। ओके, ये जो इमिजन से एटलीस्ट आपको क्या पता चलेगा कि वो कौन सा एटॉम से, कितने ऑर्बिट से, यानी कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉम्स। ओके, जो स्पेक्ट्रम लाइन मिल रही है यहाँ से, ये फोटोन से याद ही आपको जो स्पेक्ट्रम लाइन मिली अलग अलग वेवलेंथ की, उससे आप क्या निकाल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो एटॉम्स की। ओके, नाउ स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स। Spectrum lines arising from the transition of the electron from the spectrum series, mainly there are 5 series. Okay, ये कुछ भी नहीं है, लाइव अपर ब्रेकफास्ट वाली सीरीज है, याद है ना? लाइव अपर ब्रेकफास्ट केमिस्ट्री में आया हुआ, याद हुआ हो तो लाइमन बाइमर ब्रेकफास्ट, ओके, वाली सीरीज है। Yes, sir. तो कैसे निकल रही है? तो पहली चीज तो मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसकी जो वेवलेंथ होती है, बोहर की थियरी में जो रेडिएशन निकल रहा होता है, उस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी यानी कि जो फोटॉन्स होते हैं, उसका वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है। बाद में हम डिराइव करते कैसे आया ये, ओके, डेरिवेशन हम बताते हैं आपको। ओके, ये एक्चुअली कैसे आया अब बच्चों आपको पता ही था, पता ही होगा शायद, कि एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद हो तो, -13.6 Z² अपॉन n², हाँ कि ना? Yes, sir. समझ लो, Yes, अभी sir. हम एटॉम्स हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो 1 डाल देते, हाइड्रोजन के लिए यदि हम बात करें तो 1 डाल दे। यदि अभी हम जेड ही रखेंगे, कॉमन डाल देते, कॉमन फॉर्मूला डिराइव करते। यहाँ एन आता था, अब ये एन क्या है? ऑर्बिट का नंबर। समझ लो, मैं बोलूं सेकंड ऑर्बिट में, तो यहाँ क्या कर देते मैं, हाँ कि ना? और हाइड्रोजन एटॉम में तो 2 कर दे, तो सोल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में तो 3 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर। फिर समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव कर, यानी कि हमने निकाला हुआ था एनर्जी का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि जब वो, समझ लो कि यहाँ में यदि 1 लिखूं तो 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जब मैं सेकंड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में लाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? इसमें से एनर्जी रेडिएशन होगी, हाँ कि ना? आगे देखी थी आपने, जैसे इसके पास एनर्जी है En, इसके पास एनर्जी है En, दोनों में माइनस आएगा। अब यहाँ समझ लो कि 2 है, यहाँ 1 है, जब 2 में से जब 1 में आएगा तो ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करा। कोई बता सकते है इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? इस फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी यार? E2 में से E1 माइनस कर दो, 2 ऑर्बिट के बीच का गैप की एनर्जी, वही एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. भाई ये सेकंड में से फर्स्ट में गया, ओके, तो सेकंड में कितनी थी? तो इतनी थी। फर्स्ट में कितनी? इतनी है। तो ये दोनों का डिफरेंट करोगे ना, तो जो फोटॉन्स जो निकला बाहर ऑर्बिट में से, उस और फोटोन की एनर्जी इतनी होगी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ याद होगा आपको, -13.6 Z², हाँ कि ना? यहाँ E2 Yes, तो sir. N2 डाल देता हूँ, पता नहीं है तो अभी हम 2 डाल रहा हूँ मैं। Z एटॉम्स के बारे में बात, सेम एटॉम सेम है इसलिए ऐसा ही रखेंगे। अब E2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ, हेलो,
ये प्लस क्यू किया पता चला ना आपको, फॉर्मूला में Yes, माइनस sir. आ रहा है, माइनस था और ई की वैल्यू माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, कॉमन निकाल लो 13.6 z स्क्वायर। तो क्या बचा बच्चों अंदर, माइनस प्लस वाला हम पहले लिखते हैं 1/n1 स्क्वायर और माइनस वाला पीछे लिखते हैं। ये वैल्यू मिली आपको hc बाई लेमडा की। अब हमें फाइंड करना है लेमडा, तो hc नीचे ले जाएंगे